नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अनपेड एकेडमी में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसएससी के सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जितने भी 2020 में जितने प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस है 2020 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज से। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज से। इसमें सिर्फ जीएस की एनालिसिस होगी और उसका बेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बिना लेट किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द निज़ाम सागर डैम सिचुएटेड। मतलब ये चार ऑप्शन है, इनमें से किस स्टेट में निज़ाम सागर डैम स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा होगा। निज़ाम क्या आपको निज़ाम क्या आपको पता चल रहा है? आपने कभी नहीं सुना होगा तो चलिए मैं बता दूं, ये है तेलंगाना में। कहाँ पे है? ये तेलंगाना के अंदर है निज़ाम सागर डैम। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, डैम से आप हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि निज़ाम सागर डैम कहाँ पे स्थित है। तेलंगाना में है। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ आपको मैं बता दूं, इसका कुछ डिटेल की जो कि एग्ज़ाम में आने का संभावना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि किस नदी पे ये निज़ाम डैम सिचुएटेड है, किस नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी है? मंजीरा रिवर। कौन सी है? मंजीरा रिवर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी है, मंजीरा रिवर। ये कब बनी थी निज़ाम डैम? 1923 में। किसके द्वारा बनी थी ये बनाया गया था मीर उस्मान अली खान के द्वारा बनाया गया था, जो कि हैदराबाद के कौन थे? रूलर थे। कौन थे? रूलर थे हैदराबाद के। ठीक है, हैदराबाद के रूलर थे ये। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि किस नदी के ऊपर ये डैम सिचुएटेड है। तो क्या होगा? मंजीरा रिवर। कब बना था? तो 1923 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा? बाई मीर उस्मान अली खान के द्वारा बनाया गया था। ये कौन थे? रूलर थे हैदराबाद के। ठीक है, और इसमें इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मंजीरा रिवर है, मंजीरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है इसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब गोदावरी नदी कहाँ से आती है? ये उत्पन्न होती है त्रिबकेश्वर से। ठीक है, कहाँ से? त्रिबकेश्वर से। कहाँ पे ये त्रिबकेश्वर? ये है नासिक में। ठीक है, कहाँ पे है? नासिक, जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, वहाँ का अभी करंट सीएम कौन है? आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, इसे हम लोग गोदावरी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये तो आपकी हो गई निज़ाम डैम के बारे में। आई होप आपको ये बेस्ट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं बता दूं जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है कुछ डैम्स के बारे में। जैसे कर्नाटका में हम लोग बात करें, कर्नाटका में, ठीक है, तो ये है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है कि जो कि कर्नाटक में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है? तो ये स्वयं एक रिवर ही है। ठीक है, इसका नाम तुंगभद्रा रिवर ही है, इसी के ऊपर ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ये एक है कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे है?
तो कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सोचा कि बता दूं ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। और एक है वेस्ट बंगाल में मयूरक्षी, ठीक है, मयूरक्षी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसी ये रिवर का ही नाम है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे किस रिवर पे है तो क्या होगा? मयूर मयूर मयूरक्षी, ठीक है, इसी रिवर पे है। आई होप कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू, मतलब अटल भूजल योजना किससे रिलेटेड है? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में ही एकदम क्लियरली आपको पता चल रहा है कि भूजल मतलब भूमि जल, भूमि के अंदर के जल की बातें हो रही है। तो इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भूमि जल से नहीं है, क्लाइमेट चेंज कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है? ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड मतलब समझ रहे हैं कि ग्राउंड जो होता है ये होगा ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है उसको हम लोग भूजल बोलते हैं, ठीक है। भूमि के अंदर के जल को भूजल बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम जान रहे कौन सा स्कीम है, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक दो हमारी स्कीम होती है, तीन स्कीम होती है, ठीक है। जैसे कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये हो गई, ठीक है। एक होती है ये तो अटल भूजल योजना सेंट्रली मतलब स्पॉन्सर्ड है कि जो कि इसमें जितने भी खर्च होंगे ये सेंट्रल देगी। एक होती है एक स्कीम होता है स्टेट स्टेट सेक्टर स्कीम। कौन सा? स्टेट सेक्टर स्कीम। मतलब इसमें इस स्कीम में ये होगा कि अगर कोई भी स्कीम बनता है तो वो स्टेट सरकार बनाती है और उसका जो खर्च होता है वो कौन उठाता है? पूरा का पूरा राज्य ही उठाता है उस राज्य का। एक होता है सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्टेट सेक्टर स्कीम। ये होता है कि इसमें 50-50% सेंटर 50% खर्चा उठाता है और स्टेट 50% खर्चा उठाता है। वैसे स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर सेक्टर स्कीम। ये था इसका। ये अटल भूजल योजना कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2019 में, दिसंबर 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में। ये भी लिख दो आप लोग, 25 दिसंबर को हुआ था, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि ये जो अभी करंट में जैसे क्वेश्चंस ऐसे में पूछे जा रहे हैं जो करंट में चल रहे हैं अभी, ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं कि इन विच स्टेट इज द बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी सिचुएटेड। कौन से स्टेट में बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो कहाँ पे स्थित हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आगे भी बहुत से क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। क्या होगा? ये होगा कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पीकॉक अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, पीकॉक्स अवेलेबल हैं 1000 से ज़्यादा। ये किसके लिए फेमस है? पीकॉक के लिए, ऑफकोर्स पीकॉक के लिए फेमस होगा, ठीक है। ये कहाँ पे हो, कहाँ पे सिचुएटेड है? बांकापुरा फोर्ट है, ठीक है, बांकापुरा किला है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन। जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ? वर हेल्ड, कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? कब हुआ था? आप लोग जो ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा में एक हैमिल्टन जगह का नाम है, हैमिल्टन जगह है, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा, हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं कि सेकेंड
सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से हम लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे हिंदी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। सेकेंड ये लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। फर्स्ट कौन सा है होता है, फर्स्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन सा है तो होता है फर्स्ट लार्जेस्ट, कौन सा होता है, ओलंपिक होता है। कौन सा होता है, ओलंपिक होता है। ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन सा है, ओलंपिक है। अगर सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन सी होती है हमारी, ये होती है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। ये कितने साल के बीच में होती है, ये होती है 4 साल के बीच में। कितने साल के बीच में, 4 ईयर्स का इनका डिफरेंस होता है मैच होने का। इसमें कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया पार्टिसिपेट किया था 1934 में। कब इंडिया फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था, 1934 में। कहाँ पे, लंदन के अंदर। ये जो मैच हुई थी हमारे लंदन के अंदर हुई थी। कहाँ पे, लंदन के अंदर हुई थी कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पे इसने भाग लिया था, समझ गए। चलिए, और आप लोग एक लास्ट ये जान जाए करंट अफेयर्स के व्यू से कि 2022 का जो भी ये कॉमनवेल्थ गेम वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ये कहाँ पे होगा, इंग्लैंड के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, इंग्लैंड के अंदर होगा 2022 में। इंग्लैंड बर्मिंघम जगह है वहाँ पे, बर्मिंघम वहाँ पे होगा, ठीक है, बर्मिंघम के अंदर होगा, समझ गए। इसके पहले कब हुआ था, 2018 में हुआ था। कब हुआ था इसके पहले, 2018 में। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था ये, ऑस्ट्रेलिया में। एक है गोल्ड कोस्ट के नाम से जगह है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जगह है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जगह है, वहाँ पे मैच ऑर्गेनाइज हुआ था जो 2018 में। 2022 में कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम जगह है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी यहाँ पे चलिए नंबरिंग गलत है, कोई ना, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके बाद से क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट वॉज डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव फॉर, यहाँ फॉर है, यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्स्ट वेरी टाइम। मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल वेव, मतलब उसे पता लगाया गया था। डिटेक्ट का मतलब होता है खोज करना, पता लगाना, ठीक है। आप लोग जाना जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल वेव फर्स्ट टाइम किसके द्वारा पता लगाया गया था, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गीगो, ट्रीगो, वीगो, लीगो, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, सब इसमें तो सब ऑप्शन ही आपको सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर सबसे पहले है लीगो। कौन सा, लीगो। लीगो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रेविटेशनल वेव को फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था इसके द्वारा ही, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो गीगो का फुल फॉर्म होता है, लीगो का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए कि लीगो का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है, लेजर इन इंटरफेरोमीटर 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 ग्रेविटेशनल। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो भी लिख लेना इंग्लिश में आप लोग, ताकि इंग्लिश में ही कोई भी फुल फॉर्म पूछेगा, हिंदी में नहीं पूछेगा, ठीक है। वेव वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये होता है रिचलैंड में। कहाँ पे, रिचलैंड। ये कहाँ पे है, वाशिंगटन के अंदर है, वाशिंगटन कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। इतना आप लोग जानिए। कब डिटेक्ट हुआ था, 2015 में। कब हुआ था फर्स्ट टाइम, 2015 के अंदर हुआ था। 2015 के कब हुआ था, जब टू ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स हो गए, आपस में क्रश हो गए थे, तब ये पता लगाया गया था,
उस टाइम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हिच वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। आप लोगों ने सब जानते होंगे कब हुआ था, कब हुआ था, 1906, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। इसमें तो कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवे ऑफ इंडिया। मतलब व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ, मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में लेंथ क्या है नेविगेबल इनलैंड वाटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर का जो भी हिस्सा है, कि हम लोग कितने तक नेविगेट कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग पता कर सकते हैं उस लैंड को। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा कि क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 14,500 किलोमीटर तक हम लोग वाटरवे के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। मतलब पानी के थ्रू हम लोग कोई भी समुंदर है, वहाँ से हम लोग किसी भी समुंदर के अंदर अगर जाते हैं तो हम लोग 14,500 किलोमीटर तक का सफ़र मतलब पता लगा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, लोकेट हो जाएगा। उसके आगे का लोकेशन आपको नहीं मैच मिल पाएगा। समझ गए, मतलब नेविगेबल का मतलब क्या, वहाँ तक हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर उसके आगे अगर कोई निकल जाए फिर उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, कितना, 14,500 किलोमीटर तक। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पाइथन इज अ, क्या है पाइथन, क्या है पाइथन, एक क्या वो है, एक बताइए पाइथन इज क्या है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी वेब डेवलप होता है, क्या होता है, वेबसाइट बनता है, सॉफ्टवेयर होता है, मैथमेटिक्स का यूज होता है, सिस्टमैटिक मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं, सर्वर साइड जो भी होता है ना, सब इसी का यूज होता है, पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया गया था, 1911 में रिलीज किया था। ठीक है, ये लैंग्वेज किसके द्वारा बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाई ग्यूडो वान वान रोशम। ठीक है, किसके द्वारा बनाया था, बाई ग्यूडो वान रोशम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, इसको हम लोग विंडो पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विंडो के प्लेटफॉर्म पे मैक, ठीक है, लिनक्स, ठीक है, और रास्पबेरी पाई। ठीक है, और etc। ठीक है, ये है तो ये था पाइथन के बारे में। आप लोग इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, एक कि पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसे कब फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था, 1911 में। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो किसके द्वारा होगा, ग्यूडो वैन रोसम, इसके द्वारा क्रिएट किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन आउटसाइड वॉल्स ऑफ हवा महल ऑफ जयपुर। जो हवा महल है जयपुर में, उसके बाहर के दीवारों पे कितने खिड़कियां हैं, विंडो मतलब खिड़कियां। ठीक है, मतलब कितने खिड़कियां हैं, तो इसमें से कितने होंगे। ये तो बहुत अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन क्या कर, जब सवाल ऐसे सवाल पूछ दिया है तो करना पड़ेगा। कब, कितना, 953, कितने हैं, 900
53। अब इसके बारे में आप लोग जान जाइए कि हवा महल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, तो हवा के नाम से आप लोग जान जाइए, महाराजा 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 सवाई प्रताप 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 सिंह, ठीक है, इन 1799। किसके द्वारा बनाया गया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। कब, 1799 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सैंड स्टोन लगे थे, एक तो रेड एंड एक पिंक सैंड स्टोन लगे थे। ठीक है, पिंक सैंड स्टोन, ठीक है, लगे थे इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये किसके जैसा बना हुआ है, तो देख आप लोग देखे होंगे, शेप ऑफ क्राउन, शेप ऑफ क्राउन के टाइप में ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये किसके लिए है, ये किस बिलीव, ये है कृष्ण पे, लॉर्ड कृष्ण में, जो महाराजा थे हमारे ये सवाई चंद्र जी, ये किसके भक्त थे, कृष्णा के भक्त थे। किसके थे, कृष्णा के भक्त थे। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did Ibrahim Lodi become the Sultan of Delhi? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना। ठीक है, कब बना, 1917 में बना। कब बना, 1517 में बना। कब बना, 1517 में। इब्राहिम लोदी क्या था, इब्राहिम लोदी था लास्ट किंग ऑफ लोदी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी थी, जो भी लोदी डायनेस्टी, उसका लास्ट किंग कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, ये किसका बेटा था, ये बेटा था सन ऑफ सिकंदर लोधी। किसका था, सन ऑफ सिकंदर लोधी। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इब्राहिम लोदी कब मरा था, जब इब्राहिम लोदी जब पानीपत की युद्ध हुई थी, पानीपत की युद्ध 1526 में, तो बाबर के हाथ से ये मारा गया था, किल्ड बाई बाबर। ठीक है, बाबर के हाथ से मारा गया था इब्राहिम लोदी का 1526 में। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत बैटल। ठीक है, पानीपत का बैटल हुआ था। उस समय इब्राहिम लोदी ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था लड़ाई में, और उसे मार भी दिया था उसे लड़ाई के अंदर जान से। ठीक है, तो ये थी। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला है कि विद विच गेम्स वर खसा क्या खसावा दादा साहेब जादव एसोसिएटेड। ठीक है, किस गेम के साथ खसाबा दादा साहब जाधव जुड़े थे। ठीक है, किस गेम के साथ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग और रेसलिंग। किसके साथ जुड़े थे, जल्दी फटाफट बताएं आप लोग। देखिए, ये जुड़े थे रेसलिंग की वजह से। कौन गेम से, रेसलिंग से। ठीक है, ये किससे जुड़े थे, रेसलिंग से। इन्होंने ही फर्स्ट इंडियन ऐसे थे, फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक। ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, कौन क्या जीते थे, ब्रॉन्ज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज रोहतांग पास टनल नेम्ड। किसके नाम पे रखा गया था ये रोहतांग पास टनल? किसके पे रखा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी पे रखा गया था। किसके ऊपर? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे है ये रोहतांग टनल? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली से मनाली टू जो कि लाहौल है, लाहौल स्पीति वैली, इसको कनेक्ट करता है रोहतांग पास। ठीक है, किसको करता है? कहना मनाली टू लाहौल को, लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। ये जो कि रोहतांग पास की जो लंबाई है ये 9.2 किलोमीटर लंबा है। 9 किलोमीटर मतलब लगभग आप लोग मान लीजिए 9 किलोमीटर लंबा है। ये कौन से रेंज में पड़ता है ये रोहतांग पास? ये है जो पीर पंजाल रेंज में। कौन सी रेंज में? पीर पंजल रेंज के अंदर। ठीक है, पीर पंजल रेंज के अंदर। पीर पंजल रेंज कहाँ पे है? हिमालय में है। कौन से कहाँ पे है? हिमालय के अंदर ये पीर पंजाल आता है, हिमालय के अंदर। किसके अंदर? हिमालय के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था ये ट्यूनल बनाया गया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल दे BRO। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ट्यूनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में आप पॉइंट है, ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे ट्यूनल। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे भी इसमें है। क्या? हाईवे ट्यूनल। ये ट्यूनल है बहुत, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईवे ट्यूनल कौन सा है? रोहतांग पास है, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि किसकी कौन से रेंज के अंदर आता है? तो पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है। जो किसको कनेक्ट करती है रोहतांग पास ट्यूनल? मनाली टू लाहौल वैली को। कितने किलोमीटर है? 9 किलोमीटर लगभग। ये किसके द्वारा बनाया गया था? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? BRO। ठीक है, ये है इसका एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जितने भी हमारे चीफ इलेक्शन जितने क्या एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सेंटर जो कि सेंट्रली है, ये इनका जो कार्यकाल होता है टेन्योर, इसको हम लोग कार्यकाल बोलते हैं, कितने साल का होता है? ठीक है, तो कितने साल का होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या मान लीजिए जिस दिन ज्वाइनिंग हो वहां से लेके 6 साल जॉब करेंगे। ठीक है, या अगर 65 साल उस 6 वर्ष के पहले ही हो जाए तो उनका जो भी कार्यकाल होगा वो समाप्त हो जाएगा, फिर न्यू इलेक्शन कमिश्नर उस जगह पे आएंगे। ठीक है, तो 6 साल तक कार्यकाल होगा या 65 वर्ष तक, मतलब 65 वर्ष तो होना ही है, उसके पहले ही अगर उनका समाप्त हो जाता है तो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट एज क्या है? 65 ईयर्स। और हम लोग टेन्योर की बात करके कितना है? 6 ईयर्स टेन्योर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इनकी जो ये इसके बारे में हम लोग जान जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, कि कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको अपॉइंट करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट को ही है। और हटा भी कौन सकता है इनको? सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। दोनों में प्रेसिडेंट ही हैं।
इनका जो स्टेटस होता है, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज एक होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज के समान इनका सैलरी और इनका सेम स्टेटस इक्वल ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे उनका स्टेटस और इनका स्टेटस दोनों एक ही होगा, जो भी सैलरी भी होगा वो भी इनका सेम ही होगा, ठीक है। और अगर इनको हटाने का भी जो भी तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है, वो सेम प्रोसीजर इनका भी है। ये इनका काम होता है सिर्फ स्टेट में, जैसे विधानसभा का जो चुनाव होता है उसे कंडक्ट कराना और लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराना। बाकी स्टेट के अंदर जो भी ग्राम पंचायती की चुनाव होती है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका काम है सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा का चुनाव कंडक्ट कराना, दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिनक्स इज क्या है? लिनक्स क्या है? अभी मैं आपको पिछले एनालिसिस में बताया था कि लिनक्स क्या है। हम लोग लिनक्स की बात करें तो देखिए, यहाँ कर दूँ थोड़ा कि लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है अभी मैं बताया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है लिनक्स? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैं नीचे बताया था कि कौन कौन से सिस्टम में ये काम करेगा, तो उसमें लिनक्स में बताया था, आपको अगर ध्यान हो तो। नहीं तो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे देख ले। लिनक्स चीज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कब क्रिएट किया गया था? 1991 में क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाई, लिखते रहना आप लोग, सारा नोट्स बनाते चलना आप लोग। लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। और इसके साथ इनके और एक पार्टनर थे, एंड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। ये किनके द्वारा बनाया गया था? लिनस टोरवाल्ड्स एंड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसमें बस दो ही चीज़ आपको याद रखना है। फर्स्ट तो कब बना था? तो 1991 में। किसके द्वारा बना था? तो लिनस टोरवाल्ड्स एंड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। ये लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम द, जैसे हमारे देश में जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहाँ से लिए गए हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिया गया है। तो क्या होगा, कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर। कहाँ से? यूएसएसआर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यूएसएसआर का मतलब आप लोग जान जाइए कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। ये फंडामेंटल कब फर्स्ट टाइम? अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? सबसे पहली बात तो बताएं, आप लोग जल्दी बताएं। देखिए फंडामेंटल टोटल हमारी होती हैं 11। फंडामेंटल कितनी होती है? 11 फंडामेंटल राइट्स है। इसे फंडामेंटल राइट्स को कब ऐड किया गया था? 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1976 को ऐड किया गया था। 1976 को ऐड किया गया था। पहले फंडामेंटल राइट 10 थे, उसके बाद 11 हो गए, ठीक है। ये किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसे अमेंड किया गया था? कौन सी कमेटी थी वो? कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्वरण सिंह कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कमेटी बहुत बार पूछ लेगा, स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 42 अमेंड के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आर्टिकल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आर्टिकल तो बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग लूसेंट अगर हो तो आप लोग लूसेंट भी एक बार देखते रहना, उससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आर्टिकल आप लोग लिख लीजिएगा कि 51A है, मैं बता देता हूँ 51A में है। 51A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि द टर्म विद रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड? व्हाइट का मतलब क्या होता है? सफेद। ये कॉमन सेंस की बात है। सफेद क्या है इसमें? क्रॉप्स है सफेद? नहीं। फिश सफेद? नो। मिल्क है सफेद? यस। लेयर तो आप लोग हटा ही लीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये बातें हो गई। क्या है इसमें? मिल्क। किससे रिलेटेड है व्हाइट? मिल्क से। किससे रिलेटेड है? ठीक है, किससे? मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसको किस नाम ये जानते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन फ्लड। ठीक, ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़ जो आता है ना, ऑपरेशन फ्लड, वो फ्लड FL फ्लड। ये कौन थे? डॉक्टर कुरियन थे। डॉक्टर कुरियन। ये किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर कुरियन के द्वारा। इसीलिए इनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड के ये फादर भी हैं। क्या है? इनको हम लोग फादर भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के फादर हैं ये। ठीक है, डॉक्टर कुरियन। वर्गेस कुरियन का नाम है, पूरा नाम है, कंफ्यूजन भी ये भी हो जाएगा। वर्गेस, वर्गेस BEER, वर्गेस कुरियन। ठीक है, वर्गेस कुरियन। ठीक है, उसके बाद से ग्रीन रिवोल्यूशन की हम लोग बातें कर लें। क्रॉप्स किसके रिलेटेड है? ग्रीन रिवोल्यूशन से। ठीक है, क्रॉप्स के बारे में ग्रीन रिवोल्यूशन है, जिसके जिससे किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। किसके कहा जाता है? M स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामीनाथन को। ठीक है, फिश कौन सी ये है? ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, और लेदर किससे है? ब्राउन रिवोल्यूशन। किससे है? ब्राउन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। फिर रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन, क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मिल्क इज व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये व्हाइट रिवोल्यूशन किसके द्वारा शुरू हुआ? डॉक्टर वर्गेस कुरियन, जो कि ये वर्गेस कुरियन। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धिमसा इज ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कौन से धिमसा कौन से स्टेट का फोक डांस है? ठीक है, कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट का ये डांस धिमसा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ये एक धिमसा एक टाइप का कौन सी डांस है? ट्राइब। ठीक है, ये ट्राइब्स के द्वारा, ट्राइब्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, होल्ड करते हैं इस डांस को। कब होता है ये होता है मार्च एंड अप्रैल के बीच में। ठीक है, मार्च एंड अप्रैल के बीच में ये डांस होता है। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे, which of the following in is an example of pair of isobar? ठीक है, कौन सा इसमें से पेयर है कि जो कि आइसोबार का एग्जाम्पल है? कैल्शियम एंड आर्गन। कौन सा है एग्जाम्पल? ठीक है, आइसोबार का मतलब क्या होता है? आइसोबार का मतलब होता है कि सेम मास नंबर क्या हो? सेम हो।
मास नंबर क्या हो, सेम हो, इसका एटॉमिक नंबर जो हो, एटॉमिक नंबर वो डिफरेंस हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, मास नंबर इसका जो हो वो क्या हो, सेम हो, बाकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए इसका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो बार्स। ठीक है, तो आप लोग जैसे जानते हैं कैल्शियम और आर्गन के जो मास नंबर होता है कितना होता है दोनों का, 40 होता है। कितना होता है दोनों का, 40 होता है। लेकिन अगर हम लोग जो एटॉमिक नंबर की बात करता है, आर्गन का होता है 18। ठीक है, आर्गन का जल्दी से। देखिए आप लोग जैसे समझ रहे ना कि नाम, हाँ ये बिल्कुल नाम है। ठीक है, ये जो टोक्यो का ये शेयर शेयर यहाँ प्राइस है, सॉरी प्राइस, यहाँ पे शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ टोक्यो मार्केट का नाम। ठीक है, क्या है, निक्की, यहाँ पे NI डबल के, यहाँ पे EI है। ठीक है, यहाँ पे EI है, हाँ ई है उस वजह से। तो ये क्या है, शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ टॉक, शेयर मार्केट का एक प्रकार का ये क्या है, शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ टोक्यो मार्केट है। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस। और हम लोग अब नेक्स्ट फिर SSC का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 25 थे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट था 20 था, बस 20 ही मैंने करा दिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल ईजी थे, आप लोग आराम से कर सकते थे, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे या इसी प्रकार का एक हम लोगों ने और प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और व्यस्त रहें। और अगर चैनल पर मैं नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक कमेंट जो भी पाठक को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी को हेल्प हो सके। तो तब तक चलते हैं, गुड बाय।